दोस्तों आज बात करेंगे बैंकों के बारे में। बैंकिंग फ्रॉड जिसको मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, आपको बताया था कि बैंकिंग फ्रॉड कैसे हो रहा है, बैंक कैसे फ्रॉड कर रहे हैं और किस तरह से ये पूरा गोरख धंधा चल रहा है। अब आप बोलेंगे बैंकिंग फ्रॉड, ये तो मतलब एक नई बात है। मतलब बैंकिंग फ्रॉड कैसे होता है, मतलब बैंक का फ्रॉड तो कभी सुना नहीं हमने। चलिए आपको समझाते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि आपने कुछ पैसा बैंक में जमा किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बैंक गए, आपने कुछ पैसा बैंक में जमा किया और फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपया बैंक में जमा कर दिया, 100 रुपीज़ आपने बैंक में जमा किया और आपको बैंक ने उसमें 4% का इंटरेस्ट दिया साल के अंत में, ठीक है। तो आपको लगा मेरे को बैंक जो है 4% पैसा दे रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बैंक आपको ये 4% पैसा देता कहाँ से है। फ्रॉम वेयर बैंक गिव्स यू दिस 4% इंटरेस्ट। बैंक के पास कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, कोई पैसा नहीं कमाते वो लोग, ऐसा कोई काम नहीं करते जहाँ से उनकी अर्निंग होती है। एक नया बैंक खुला तो उसके पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, लोन्स की भी अर्निंग नहीं है। तो 4% सीधे कैसे बैंक आपको देना शुरू कर देता है, ये आता कहाँ से। तो इस पूरे गोरख धंधे का जो मेन प्लेयर है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो कैसे काम करता है, देखिए दो चीज़ें पहले समझ लीजिए। एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में बैंक कुछ पैसा जमा करते हैं रिजर्व बैंक के पास और वो उनको उसके ऊपर रिजर्व बैंक उनको कुछ इंटरेस्ट पे करता है। एंड सिमिलरली कभी कभी रिजर्व बैंक बैंकों से उधार लेता है, उसको बैंक कुछ उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। तो जब कोई बैंक जब पैसा जमा करता है रिजर्व बैंक के पास, अब जमा क्यों करता है इसको और शुरू से समझते हैं। कि जैसे मैंने बैंक में 100 रुपये जमा किए, तो बैंक क्या करता है, उसका एक छोटा हिस्सा 10% हिस्सा कह लीजिए, उस 10% हिस्से को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व या उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कि कुछ पैसा बैंकों को रिजर्व बैंक में मैंडेटरी रखना पड़ता है कि भाई इतना पैसा बैंक ने सेफ रखा हुआ है। भाई 100 रुपये में 10 रुपये तो आपके बिल्कुल सेफ हैं और 90 रुपये में बैंक लोन देता है, ऐसे समझिए आप, है ना। मैं अभी आपको और इसको एक्सप्लेन करूँगा, पर फिलहाल इसे समझिए कि आपके 100 रुपये आपने बैंक में जमा किए, तो 10 रुपये बैंक ने सेव कर लिए और 90 रुपये बैंक ने लोन दे के पैसा कमाया, ठीक है। तो बैंक जब पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा करता है तो उसको कुछ इंटरेस्ट रिजर्व बैंक पे करता है, उसको आप बोलते हैं रेपो रेट, जिसमें आपको पैसा रिजर्व बैंक कुछ इंटरेस्ट पे करता है। इंटरेस्ट कैसे पे करता है, मैंने चेक बैंक में लगाया, मेरे चेक से 100 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए, उसका कुछ पैसा रिजर्व बैंक में जमा कर दिया बैंकों ने। तो वो नंबर यहाँ से टाइप किया उन्होंने और आरबीआई के वेबसाइट में जाके वो मैच करके ट्रांजेक्शन मैच हो गया। तो वहाँ से आरबीआई ने नंबर और बढ़ा दिए, 4% 6% का उनका, अगर 2% ज़्यादा होता है इनका जो रेपो रेट जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने 2% आपका बढ़ा के उसको उन्हें टाइप कर दिया। तो बेसिकली जो पैसा आपको अपने अकाउंट में दिखता है वो खाली नंबर्स का खेल है। यहाँ पे 100 रुपये आपको जो 100 का आपको जो 104 रुपये दिखता है वो सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग ट्रिक है। उन्होंने टाइप कर दिया, 104 हो गया। वो कैसे आया, वो आरबीआई के थ्रू आया। आरबीआई ने कोई 6% इंटरेस्ट दे रहा है उसके ऊपर, तो 2% उन्होंने अपना प्रॉफिट रख के आपको 4% इंटरेस्ट बढ़ा दिया। आप बोलोगे यार तब भी मुझे पैसा मिलता है, मैं पैसा यूज़ करता हूँ, आई टेक द मनी, आई स्पेंड माई मनी। सही बात है, मैं 104 रुपये खर्चा करता हूँ, तो फिर ये तो अच्छा ही है, इससे बुरा क्या है, अगर चाहे नंबर के फॉर्म में हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो आया तो। अब आप ये सोचिए कि वो 4% एक्स्ट्रा पैसा बैंक के पास कहाँ से आया, कहीं से नहीं आया। बैंक्स ने क्या किया, आपके अकाउंट में 4% पैसा अगर टाइप कर दिया एक्स्ट्रा, तो उससे क्या हुआ कि मनी की सप्लाई बढ़ गई। मतलब मार्केट में अब 100 रुपये की जगह 104 रुपये हो गया। जब 100 रुपये की जगह 104 रुपये होगा तो क्या होगा, जब किसी की सप्लाई बढ़ती है तो उसका दाम गिरता है, तो आपको रुपया सस्ता हो गया। अब क्योंकि सबके पास ज़्यादा पैसे हो गए तो सब लोग जाएंगे दूध लेने के लिए। फॉर एग्जांपल कि मैं 2 पैकेट लूँगा, एक्स्ट्रा लूँगा, तो मेरे पास ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट का आ गया है, तो दूध का दाम बढ़ जाएगा। तो घुमा फिरा के जो आपने 4% एक्स्ट्रा कमा लिया, जो आपने 4% पैसा आपको जो एक्स्ट्रा दिया, वो महंगाई के फॉर्म में आगे बढ़ गया। वेयर इट विल गो, अगर मैंने मनी सप्लाई बढ़ा दी है, अगर मैंने सप्लाई बढ़ाई है
तो मनी की डिमांड कम हो गई। उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। ये जो 4% का लालच है यही महंगाई की जड़ है, इसी से इन्फ्लेशन बढ़ता है। आप जो 4% हर साल इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको लग रहा है वो असल में पूरे समाज की महंगाई को बढ़ा रहा है और कुछ नहीं। और पैसा कहाँ से आएगा? अगर मैंने बोला कि इस गांव में जितने भी लोग हैं हम लोग सिर्फ 100 रुपये में पूरा ट्रांजेक्शन करेंगे, हम 10 लोग हैं और 100 रुपये में हम लोग पूरा डीलिंग करेंगे, वी विल नॉट इंक्रीज द मनी सप्लाई। जब पैसा नहीं बढ़ेगा तो चीज़ों के दाम बढ़ सकते नहीं हैं, क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। यार बहुत कम बढ़ेंगे, बहुत ही कम बढ़ेंगे। पर मैंने कहा नहीं, अब मैंने बैंक खोल लिया है, अब मैं आपको क्या करूँगा, 100 की जगह मैं 110 रुपये दूंगा साल के अंत में। तो 10 रुपये की मनी सप्लाई जब बढ़ेगी तो हर आदमी 10 रुपये एक्स्ट्रा लेके मार्केट में जाएगा एक्स्ट्रा सामान खरीदने के लिए, चॉकलेट लेने जाएगा, कुछ और सामान खरीदने जाएगा। मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो दुकानदार बोलेगा यार तो 20 लोग मेरे पास आ गए, मेरे पास तो खाली 10 चॉकलेट्स हैं तो दाम बढ़ा दो। तो ये महंगाई बढ़ती कैसे? इसको RBI मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इसलिए आप सभी सुनेंगे 4% इंटरेस्ट रेट हो गया, 3% था पहले, फिर 10% हो जाएगा, 8% हो जाएगा, 0% भी इंटरेस्ट रेट है। अमेरिका में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। अगर आप बैंक में पैसा जमा करेंगे तो आपका पैसा हर साल वो काटते चले जाएंगे। इंटरेस्ट रेट नेगेटिव था, अब थोड़ा उन्होंने 0.25% किया हुआ है। कई देशों में, अमीर देशों में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि ये महंगाई कैसे बढ़ती है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ RBI नंबर टाइप करता है और आपको जो पैसा कोई फ्री में नहीं दे रहा है, जो 4% आप ले रहे हो वो महंगाई को बढ़ा दे रहा है। तो इन द एंड आप देखोगे ना, इन्फ्लेशन 10% है, आपका जो पैसा बढ़ रहा है सिर्फ 4% बढ़ रहा है, तो आपको पैसा इनफैक्ट कम ही हो रहा है जो आप इन्फ्लेशन की बात करते हो। इसमें और भी कई फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लेशन के अंदर, ये तो एक छोटा फैक्टर है। पॉइंट नंबर 2, बैंक कैसे काम करते हैं। मैंने बैंक में 100 रुपये जमा किया, तो एक टर्म आता है, उसको समझ लीजिए, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो या फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, इसको US में बोलते हैं, इंडिया में कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। मतलब कि मैंने बोला कि मैंने बैंक खोला है, तो मैंने बैंक क्यों खोला है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, इनको लोन चाहिए, उनको अगर लोन चाहिए तो उनको लोन दे के मैं उनका काम आगे बढ़ा सकता हूँ। कोई आदमी गरीब है, ही डजंट हैव एनी मनी, उसको एक कृषि के लिए उसको मान लीजिए ट्रैक्टर खरीदना है, तो उसने लोन लेने जाएगा तो लोन साहूकार के बजाय बैंक से लेगा। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है कि मेरे 100 रुपये पे बैंक उसका 10 टाइम्स अधिक लोन दे सकता है। भाई जिसको 10% बोलते हैं, वो 10% नहीं होता है, 10 टाइम्स होता है कि भाई हर आदमी का 10% वो लोग अपने पास रखेंगे। मेरे 100 रुपये पे 10 रुपये बैंक में जमा रहेंगे और 90 रुपये का लोन मिलेगा। ठीक है, मतलब हर 10 रुपये में 90 रुपये का लोन देते हैं बैंक वाले। अभी तो कैश रिजर्व रेशियो अराउंड 6% है, 5.5% चल रहा है, पहले 10% था। मतलब आप तो समझिए कि 20 गुना के आसपास लोन देते हैं। मतलब आपके समझ लीजिए 10 रुपये पे आप उसको अगर बढ़ाएंगे तो 16-17 गुना आप समझिए उतना लोन आप आज के डेट में बैंक दे रहे हैं। मतलब 10 रुपये पे 150 रुपये का लोन आप मोटा मोटा मान के चलिए कि मेरे 10 रुपये पे 150 रुपये का लोन है मार्केट के अंदर, मार्केट में पैसा दिया गया। ठीक है, फिलहाल इसको हम 10 का 100 का 1000 समझते हैं कि हर 100 रुपये पे मेरे 100 रुपये पे नहीं, हर 100 रुपये पे 1000 रुपये का लोन बैंक देता है। समझने के लिए वो 1000 रुपये का लोन मार्केट में जाता है तो करता क्या है, वो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करता है। भाई किसी ने मुझसे लोन लिया, मतलब जब लोन बैंक से लिया तो उसको चेक मिला, चेक ला के उसने किसी को ट्रैक्टर के मालिक को दिया, उसके बैंक में पैसा बढ़ा, पैसा लेके फिर मार्केट में गया, उसने और सामान खरीदा या उसने और कुछ किया, तो मनी सप्लाई बढ़ी लोन की वजह से। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा। अगर चीज़ें उतनी अधिक नहीं बढ़ पा रही तो सीधे पर दाम बढ़ेगा। तो अब देखिए मज़े की बात क्या आ गई कि महंगाई बढ़ती ही चली जाएगी, आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि उसमें 2-3% मुनाफा होता है, 4% 5% मुनाफा भी होता है। बैंक भी मुनाफा कमाता है, जो ट्रैक्टर बेचेगा वो भी मुनाफा कमाएगा। तो मुनाफा क्योंकि कुछ 2-4-5% का होता है, तो इसलिए आपकी इन्फ्लेशन हमेशा आपके लोन के रेट से भी अधिक रहेगी। अगर आपका लोन का रेट, अगर आपका FD का रेट 10% है तो आपको 14-15% का आपका इन्फ्लेशन रहेगा। अभी अपने FD का रेट चल रहा है जितना भी चल रहा है, 5-6% चल रहा है कि 7% चल रहा है, तो आपको 10% का एक, उसको बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन 10% का रहेगा। उसको आप ग्रॉस इन्फ्लेशन निकालिए और दुनिया भर के आंकड़ों को से खेलिए, उसका बेस ईयर चेंज कर दीजिए, तो आप इन्फ्लेशन के आंकड़ों को बड़े आराम से खेल सकते हैं। उसमें मैं नहीं, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि सरकारें कैसे खेलती हैं, पर फिलहाल इतना समझ लीजिए कि महंगाई की सबसे बड़ी जड़ यही है कि जो हम लोग लोन्स लेते हैं वो महंगाई की सबसे बड़ी जड़ है। खैर उसको तो वी कांट स्टॉप दैट, लेकिन ये हमारे लिए नुकसान कैसे करेगा आगे जाके, ये क्यों नुकसान करेगा? ऐसा है कि
100 रुपये पे 900 रुपये का लोन चला गया। वो लोन लेके जो बैंक का जो ट्रैक्टर का मालिक था उसने अपने अकाउंट में जमा किया, तो अब उस बैंक के अकाउंट में 900 रुपये और आ गया। मेरे 100 रुपये पे 900 रुपये जो लोन गया था वो भी ट्रैक्टर मालिक ने 10 ट्रैक्टर बेच दिए और उसके अकाउंट में वो पैसा जमा हो गया। उस 900 रुपये पे, ध्यान से सुनिएगा, उस 900 रुपये पे फिर से 10 टाइम्स लोन देगा वो वाला बैंक। अब देखिए ये पैसा हवाई पैसा है। देखिए 100 रुपये पे 900 रुपये का लोन था, लोन तो हवा में क्रिएट किया गया, खाली चेक पे लिख दिया गया। लोन इज नथिंग। लोन क्या होता है? लोन पे लिखा होता है कि आई हैव प्रॉमिस द बेयरर टू पे, है ना। तो आप ही ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं लोन भरूंगा बैंक को। ऐसे आपने ट्रैक्टर का लोन लिया, मैं ट्रैक्टर का एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे समझने में आसानी रहे। आपने ट्रैक्टर का लोन लिया, आपने हस्ताक्षर किया कि आप 10 साल में उसका पैसा भरेंगे, वही बैंक ने अपने अपने रिकॉर्ड्स में रखा हुआ है। अगर 10 साल में आपने पैसा नहीं भरा तो आपका ट्रैक्टर बैंक अपने कब्जे में कर लेगा। तो बैंक का कोई लॉस नहीं है, हाइपोथेटिकेशन बोलते हैं। बैंक मालिक होता है ट्रैक्टर का, आपके फ्लैट का, आपके मकान का, आपकी गाड़ी का, जब तक आप पूरा लोन नहीं चुकाते। तो वो लोन आप ही भरेंगे। जब आप लोन पूरा भर देंगे आप, तो बैंक की सीट पूरी हो जाएगी। अदरवाइज उसने आपके ट्रैक्टर को एसेट रखा हुआ है। इसलिए देखिए हमेशा 20% डाउन पेमेंट होता है, क्योंकि एक साल में किसी चीज़ की कीमत 20% तक घट सकती है, ये बैंक का अनुमान होता है। तो 20% आपने डाउन पेमेंट ले लिया तो बैंक को कोई लॉस नहीं है। ट्रैक्टर आपने लिया नहीं आप लोन भर पाए एक साल में, तो 20% कम में बेच देगा उसको, ठीक है। तो आपकी ये चीज़ को आपसे ही गिरवी रख के आपसे पैसा चार्ज करता है बैंक। तो एक लोन हवा में क्रिएट होता है, इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ थिन एयर। इसको बोलते हैं M3, थर्ड काइंड ऑफ मनी। 4 तरह के मनी होते हैं। एक तो जो गवर्नमेंट प्रिंट करती है, फिर एक जो मार्केट्स में फाइनेंशियल्स में लगा होता है, एक जो अपने मिनरल्स वगैरह होते हैं, और एक जो मनी बैंक्स क्रिएट कर देते हैं। तो लोन क्रिएट कैसे होता है? 100 रुपये पे 900 का जो लोन दिया, पैसा कहीं है थोड़ी, इट इज़ जस्ट अ प्रॉमिस टू पे। आप वो 10 साल में भरेंगे और बैंक उस लोन को काटता जाएगा, तो उसके बैलेंस शीट में लोन दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा, पर काटता जाएगा। अच्छा भाई, ये जो 900 रुपये जो अपना जो 900 रुपये एक्स्ट्रा था, जो था ही नहीं इनफैक्ट, इस 900 पे 10 गुना और 9000 का लोन फिर से बन गया अगले बैंक में। और ये साइकिल चलती जाएगी जब तक लोन लेने वाले लोग मौजूद रहेंगे। 9000 से 90,000 से 9 लाख से 9 करोड़ और हज़ारों करोड़ हो जाएगा। इसलिए आप सुनते होंगे 10 लाख करोड़ का घोटाला, 1 लाख करोड़ का घोटाला। अभी सोचा है 1 लाख करोड़ रुपए आता कहाँ से? यही लोनिंग का मल्टीप्लिकेशन, वो मल्टीप्लाई करते 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 हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ में हो जाता है। ये पैसे की ये खेल खेला क्यों जाता है? इसका मेन कारण देखिए 2 चीज़ें होती हैं इसके पीछे। एक तो मानव का जो व्यवहार होता है, लालची प्रवृत्ति होती है मानव की। 4% एक्स्ट्रा बैठे बैठे मिलेगा तो मैं ये सोचता नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा, कोई मुझे बैंक 4% क्यों दे रहा है, बैंक को उसमें क्या फ़ायदा है। 4% बैंक इसलिए दे रहा है क्योंकि उस लोन पे, जैसे भाई मेरा 100 रुपये का मैंने जमा किया, मेरे को 4 रुपये बैंक एक्स्ट्रा दे रहा है 1 साल के बाद, लेकिन उसके ऊपर वो 900 रुपये का लोन ले रहा है, ठीक है। और मैं सिर्फ 10% इंटरेस्ट लगाता हूँ, प्रॉफिट इंटरेस्ट ओनली 10% लगाता हूँ, तो 900 रुपये में 90 रुपये बैंक कमा ले रहा है लोन दे के। तो मेरे 100 रुपये पे 90 रुपये बैंक कमा रहा है, मुझे 4 रुपये दे रहा है, बचे 86 रुपये, सब काट पीट के 70 रुपये का प्रॉफिट मान लीजिए। तो मेरे 100 रुपये पे 70 रुपये का प्रॉफिट बैंक कमा रहा है, 4% मुझको दे रहा है। कोई चीज़ फ्री नहीं है, नो फ्री लंचेस। तो ये जो लालच की जो प्रवृत्ति होती है, इसी को जूस ने एक्सप्लॉइट किया। सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम जो था, ये जूस ने इन्वेंट किया था। यू नो अबाउट जूस, जो इज़राइल के मेन होते हैं, रॉथशाइल्ड्स, रॉकेफेलर, ये सब, इनके बारे में आपने नाम सुना होगा। इसको इल्यूमिनाटी भी बोलते हैं। बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं इन लोगों के, इल्यूमिनाटी कन्फर्म्ड, ये सब जो वीडियो बनाते हैं। खैर वो छोड़िए। रॉकफेलर की हिस्ट्री आपको पता होगी शायद कि रॉकेफेलर जो थे 5 भाई थे। जॉन नेथन रॉकेफेलर के 5 बेटे थे, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में फैल गए और उन्होंने बैंकिंग सिस्टम की स्थापना की। तो बैंकिंग सिस्टम इतना चोखा बिजनेस है कि मैंने सिर्फ पैसा लिया, 10% CRR रखा, तो 4% 5% रह गया है, उसके बदले कई गुना लोन दिया, उसका मैंने इंटरेस्ट कमाया। आपने कभी देखा है अपना स्टेटमेंट, व्हेन यू टेक अ लोन, अब आप स्टेटमेंट देखते हैं ना, तो इनिशियल जो आपके पेमेंट्स होते हैं ना, वो इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं। मतलब पहले बैंक का मुनाफा अंदर आ गया, बाकी जो बचेगा प्रिंसिपल वो उनका NPA बन जाएगा अगर आप पे नहीं करेंगे। SBI का इस साल का प्रॉफिट था 3300 करोड़ रुपए। सुनिए, 13,000 करोड़ का प्रॉफिट था SBI को इस साल, और उनका 8,000 करोड़ का NPA था। मतलब प्रॉफिट अलग, NPA अलग।
तो ये एक मजाकिया स्थिति है। बैंक करते क्या है, बैंक डज नथिंग, बैंक सिर्फ हेरा फेरी करता है। यहाँ से कुछ पैसा काटा, वहाँ दे दिया, वहाँ का पैसा काटा, यहाँ दे दिया, ऐसे घुमा घुमा के काम चलाते रहते हैं, ठीक है। तो ये जूस ने बैंक्स की स्थापना की थी और उनके पास बहुत गोल्ड था। यू नो कि गोल्ड कहाँ से आया था। वो जो गोल्ड था वो बेसिकली इंडिया से लूटा था, बाकी देशों से लूटा था गोल्ड, जो रॉथचाइल्ड्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक थे रॉथचाइल्ड। तो 9 सोने के जहाज भर के सोना ये इंडिया से लेके गए थे, तो उसको उन्होंने वॉल्ट्स में जमा किया स्विट्जरलैंड वगैरह में। उसके बदले इन्होंने लोन देना स्टार्ट किया। भाई लोन कैसे देंगे आप, अगर कुछ एसेट नहीं तो हाउ कैन यू गिव अ लोन। बैंक की स्थापना के लिए 100 करोड़ का आज के इंडिया में वो चाहिए, फाइनेंशियल एसेट दिखाने पड़ते हैं 100 करोड़ का एटलीस्ट, तब बैंक स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो इट्स अ बिग डील, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ में आती है कि महंगाई कैसे बढ़ जाती है, लोन कैसे काम करते हैं। आपने देखा कि आपका 100 रुपये के ऊपर हो सकता है 9 लाख रुपए का लोन मार्केट में घूम रहा हो, अगर 8-10 बैंकों में पैसा घूम गया सिर्फ बड़े बड़े बैंकों में। तो अब देखिए 9 लाख का लोन घूम रहा है, जब तक लोग लोन भरते रहेंगे, जब तक इकोनॉमी अच्छे से चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा सेफ है, बढ़ा रहेगा। लेकिन जब इकोनॉमी क्रैश करना शुरू करेगी, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा 9 लाख का 9 करोड़, 9 करोड़ का 9 अरब, 9 अरब का 90 अरब, 90 अरब का 9 खरब, कब तक ये लोन का जो एक बुलबुला है नहीं फूटेगा। 2008 में फूटा था, सब प्राइम क्राइसिस में यही हुआ था, पूरा बुलबुला फूटा था। तो इन्होंने क्या किया, उसको पैकेज दिया अमेरिका ने, इंडिया ने भी दिया था, टेलीकॉम कंपनी को जो पैकेज दिया था, जो कॉर्पोरेट को पैकेज दिया था, उसी को मोदी साहब ने माफ़ किया, 4 लाख करोड़ रुपये वापस लौट के आए जनता से। नहीं तो माफ़ नहीं करेंगे तो फिर सबकी नौकरी रह जाएंगी, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये बुलबुला बड़ा होता जाएगा। अभी देखो इंडिया में ग्रोथ स्टोरी है, इंडिया में भी 7-8-9% की ग्रोथ चलेगी। अभी इंडिया में बहुत पैसा आएगा, अभी इंडिया में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा पैसा आएगा आने वाले 15, 20, 25 सालों में, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ की बहुत संभावना है। यहाँ पे बिल्डिंग्स बन सकती हैं, यहाँ पर बड़े बड़े सड़कें बन सकती हैं, यहाँ पे लोग प्रोडक्टिव हैं, लोग यूथ है, अभी काम करते हैं। तो अभी चल रहा है अपना, मान लीजिए 2017 तो 2040 तक तो मानिए कोई दिक्कत नहीं, इंडिया उड़ेगा, बहुत पैसा आएगा, आपका पैसा भी सेफ है, कहीं जाने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग तो अभी गरीब ही हैं, इनफैक्ट वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री। जैसे चाइना जैसे ग्रो किया था, चाइना जैसे 1980 से चाइना उड़ना शुरू किया और अब उड़ते उड़ते चाइना अपने पीक तक पहुँच रहा है। तो जब इंडिया अपने पीक तक पहुंचेगा उसके बाद ही समस्याएं उत्पन्न होती है, जब ग्रोथ रुक जाती है। अभी तो लोग बिल्डिंगें बनाएंगे, उसके लिए मटेरियल चाहिए, तो लोग लोन लेंगे, उसके बाद लोग काम करेंगे, श्रमदान करेंगे, श्रम के उनको पैसा मिलेगा, तो इट्स अ इंटरचेंजेबल थिंग, तो वो चलती रहेगी। पर 20-25 सालों के बाद क्या होगा, ये पूरा बुलबुला फूटेगा। जब बुलबुला फूटेगा तो जो जितनी भी ग्रोथ वाली इकोनॉमी होती है, जब वो सैचुरेट होती हैं, तो उनको फिर कहीं से पैसा चाहिए। इसलिए यूएस का जो कोई इन्वेस्टमेंट देखो इंडिया में आता है, यूएस का इन्वेस्टमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाता है। तो यूएस में कोई ग्रोथ रेट है ही नहीं, वहाँ क्या ग्रोथ रेट होगी। वहाँ अच्छे बिल्डिंग्स बन चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं, अस्पताल बन चुके हैं, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड। वहाँ की डेवलपमेंट रेट 1%, आधा % ही होती है, तो उनके पास ग्रोथ बची नहीं है अब। तो जब ग्रोथ नहीं बचेगी तो फिर वो लोग ऑब्वियसली बाहर से ग्रोथ लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो 20 साल तो आपका पैसा सेफ है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर बहुत बड़ी कोई सूखा या ऐसा बाढ़ या बहुत बड़ी घटना ना घट जाए, भूकंप बहुत सारे ना आ जाए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। पर 20-25 सालों के बाद फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ये पैसा अंत में हवाई पैसा है, कई गुना मल्टीप्लाई होते अभी यूएस के ऊपर इंटरनल क्रेडिट कार्ड लोन है $15 ट्रिलियन का। जो क्रेडिट कार्ड लोन जो रिवॉल्व करता रहता है, क्रेडिट कार्ड लोन भी ऐसे ही काम करता है कि आपने वो पहले कार्ड से पेमेंट कर दिया तो उसके अकाउंट में दिखने लग गया, जब आप भरोगे तो उसके अकाउंट में फाइनल होगा, कैसे घूमता रहेगा वो। तो उसने किसी को पेमेंट किया, उसने किसी को, पूरा सर्कल घूमते घूमते कई गुना हो जाता है। तो $15 ट्रिलियन का भी क्रेडिट कार्ड लोन चल रहा है, तो वो लोन भी अभी ऐसे ही सेटलमेंट होता रहेगा उसका आगे जाके, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे महंगाई बढ़ती है, कैसे पैसा असल में है क्या, व्हाट इज़ मनी, मनी क्रिएट कौन करता है, मनी आता कहाँ से है। सोचा आपने, सरकार जो बजट बनाती है, सरकार ने बजट बनाया, सरकार ने क्या किया कि 12 लाख करोड़ का बजट आ गया, 15 लाख करोड़ का बजट आ गया, उसमें बोलते हैं इतनी डेफिसिट स्पेंडिंग है, मतलब 3 लाख करोड़ हमारे पास है नहीं, हम उसको स्पेंड करेंगे। तो डेफिसिट स्पेंडिंग कहाँ से आती है, बजट घाटा कैसे पूरा होता है, सरकार और नोट छाप देती है, क्योंकि भी घाटा तो पूरा करना है भाई। वैसे मैं बोला कि मुझे 15 लाख करोड़ रुपये खर्चा करने हैं, मुझे बिल भरने हैं, मुझे सरकार मैंने जो पुल पास किया मुझे उसे पैसे देने हैं, आई डोंट हैव मनी बैंक में नहीं था, बट आई प्रिंट मनी। तो उससे एक फिएट मनी सरकार भी क्रिएट कर देती है। तो मनी जब सप्लाई बढ़ेगी तो फिर महंगाई बढ़ जाएगी। तो जो बजट डिफिसिट स्पेंडिंग है वो भी आपके लिए अंत में जाके महंगाई को बढ़ाती चली जाएगी। तो इन्फ्लेशन अच्छा भी है बुरा भी है। अगर लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स के इन्फ्लेशन थोड़ा होना भी चाहिए, वो तो खैर अलग मुद्दा है।
तो ये आपको समझ में आता है कि जो पैसा है, ये जो पैसा आपके अकाउंट में घूम रहा है, जो आप देख रहे हैं नंबर्स देख के बड़े खुश हो रहे हैं, वो एक फिएट करेंसी है, वो हवाई मनी है। अच्छा, आप बोलो मैं रियल एस्टेट में पैसा लगा के छोड़ दूँ, तो क्या होता है जब इकोनॉमी क्रैश होती है तो रियल एस्टेट ही बहुत नीचे गिर जाता है। लेकिन हिस्टोरिकली देखा गया है कि गोल्ड और सिल्वर नहीं गिरता है नीचे, क्योंकि गोल्ड की एक रियल वैल्यू है, गोल्ड एक कुछ है, गोल्ड इज समथिंग। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक चीन में एक गुआंगझाओ नाम का एक वहाँ पर शहर है, बहुत उसके पास एक बड़ा सा शहर बना हुआ है, नॉट गुआंगझाओ, उसके पास एक बड़ा शहर, नाम से भूल गया मैं, उसको बोलते हैं घोस्ट सिटी। आप नेट पे यूट्यूब पे नेट पे सर्च करिएगा घोस्ट सिटी ऑफ चाइना। वहाँ कोई नहीं रहता है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत डेवलप शहर है, वो नोबडी लिव्स ओवर देयर बिकॉज वहाँ की इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है। तो आप समझिए रियल एस्टेट भी जो है, अगर बॉम्बे में इतना रेट हाई इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर बंदा आके रहना चाहता है। जब सब लोग गांव भाग जाएंगे, जब पैसा कहीं से आएगा नहीं, तो ये सब रियल एस्टेट खाली रह जाएगा। लेकिन गोल्ड की और सिल्वर की इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों होती है, मैं बताता हूँ। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इसलिए होती है कि गोल्ड और सिल्वर कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। गोल्ड आपके मोबाइल फ़ोन में लगता है, गोल्ड के चिप्स बनते हैं, सिल्वर बहुत ही हाईली कंडक्टिव एलिमेंट है, उसका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूजर्स इनके होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती है। तो जब भी आपको समय मिलता है, आप कुछ अपने नंबर्स को सोने और चांदी में बदली कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अभी वैसे 20 साल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आपको थोड़ा सा एक हेजिंग मिलेगी, जो हेजिंग हो सही हेजिंग है, ठीक है। पर इन द एंड ये इकोनॉमिक कोलैप्स इनएविटेबल है। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद ये होगा ही होगा, और पूरी दुनिया में होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में उसी लोन्स के ऊपर चल रही है। आपने कभी सोचा है कि अमेरिका पे लोन है, रशिया पे लोन है, चाइना पे लोन है, इंडिया पे लोन है, हर दुनिया के देश पे लोन है। खाली सिंगापुर इज़ अ डेब्ट फ्री कंट्री, इसको बोलते हैं बड़े देशों में सिंगापुर इज़ अ डेब्ट फ्री कंट्री। हर देश पे लोन है, तो लोन दे कौन रहा है? ये IMF और वर्ल्ड बैंक हैं क्या? ये कैसे काम करते हैं? इनके पीछे के असली मालिक कौन है? जब इसके बाद रिसर्च करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि ये सब बड़े बैंकिंग कार्टेल्स हैं, बैंकिंग माफियाज हैं, रॉकेफेलर, रॉथस्चाइल्ड्स इसके पीछे हैं, और वारबर्ग से बहुत से लोग हैं। आप उसको बोलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या कुछ भी बोलिए, लेकिन तर्कों के द्वारा आप उसको आराम से समझ सकते हैं कि ये चीज़ें क्या काम कैसे कर रही हैं। तो इन द एंड एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कोलैप्स होगा ही होगा, और उसके बाद फिर वही होगा कि ना दुनिया में एक करेंसी आएगी, और एक कानून आएगा, और एक दुनिया एक जैसे एक तरह से बिहेव करेगी। लेकिन वो 20 साल लगेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। खैर उसमें हमें दिक्कत नहीं है। मैं आपने बोला मैं सोना इकट्ठा करके रख लूँगा। 1931 में ऐसे ही हुआ था, लोगों ने गोल्ड इकट्ठा किया हुआ था। जब वहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन आया तो सरकार ने गोल्ड को कॉन्फिस्केट कर लिया। गवर्नमेंट सेट कि भाई गोल्ड, कोई भी गोल्ड में ट्रेडिंग नहीं करेगा। अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग करेंगे तो फिर आपको हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो गोल्ड भी अगर बहुत बड़ा इकोनॉमिक कोलैप्स आता है तो उसमें भी वो हेज नहीं है। जो सबके साथ होगा वो आपके साथ होगा। तो खैर उस बारे में सोचने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीज़ चली रही है तो इन द एंड तो वो होना ही होना है। तो फॉर द टाइमिंग आप इतना समझ लीजिए कि ये जो लोन्स की जो इकोनॉमी चल रही है अभी इस समय, जो हम लोग देख रहे हैं, जो डेप्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, बजट डेफिसिट क्या होता है, आपके पैसे सिर्फ नंबर्स हैं। जब तक सामने वाला लोन भर रहा है आपके 100 रुपये के ऊपर, तब तक आपके 100 रुपये सुरक्षित हैं, और जहाँ वो लोन चला गया तो आपका भी पैसा डूब गया। फिर आपको क्या लगता है कि आपके सेविंग अकाउंट में मान ली 2 लाख रुपए हैं, तो व्हाट डू यू फील, इज इट सेफ? नहीं। सिर्फ 1 लाख का FD फिक्स डिपॉजिट पर ब्रांच किसी भी सेविंग अकाउंट में, एक इंडिया की संस्था है, उसका नाम है NBSC करके नाम है, कुछ नेशनल बैंकिंग कुछ उसका वो है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको देती है कि अगर कोई बैंक डूबता है तो हर ब्रांच में 1 लाख रुपए तक का आपका डिपॉजिट जो है वो पर हेड पर अकाउंट, एक अकाउंट का एक बैंक में 1 लाख रुपए तक का उन्होंने एक कस्टमर ID पे सेव किया हुआ है। तो आप अच्छा है कि कई बैंकों में अकाउंट खोल के रखिए कि आपका 1-1 लाख करके कुछ तो बचा रही जो सरकार देगी, पर अगर सारे बैंक डूबेंगे तो वो इंश्योरेंस कंपनी भी पे नहीं कर पाएगी। खैर इट्स नॉट अ वेरी पैसिमिस्टिक टॉक, ऐसा मैं नेगेटिव टॉक नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले वक्त में चेंजेस आते हैं, हमेशा वेल्थ जो है यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होती है, और सरकारें नए टैक्स, नए आइडियाज़ निकालती रहती है, तो उसकी बहुत टेंशन की ज़रूरत नहीं है। पर आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो आप पूरा जो गोरख धंधा है चलता कैसे है, ये पैसा असल में है क्या, पैसा आता कहाँ से, व्हाट इज़ मनी, मनी इज़ जस्ट डेप्थ। पैसा सिर्फ उधार है, सिर्फ नंबर टाइप कर देते हैं, यहाँ से पैसा वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दैट इज़ अ डीमोनेटाइजेशन, कि अगर आपके हाथ में कैश नहीं है तो पैसा ऊपर से ऊपर ही चला गया, आपके हाथ में आया नहीं। तो आप सिर्फ नंबर देखते रहिए, यहाँ से वहाँ नंबर घूम रहे हैं, और आपके हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है। अगर मेरे पास 10,000 रुपये हैं और सबके पास 10,000 रुपये हैं मेरे कॉलोनी में, मेरे अपार्टमेंट में, तो हम लोग आपस में वी कैन मेक अ स्मॉल इकोनॉमी, कि मैंने उसको पैसे दिए, उससे मेरे काम किया, उसने पैसे दिए, मैंने उसके लिए काम किया।
पर अगर पैसा अपने पास कुछ भी नहीं है, अपने हाथ एकदम खाली है, कुछ डीमोनेटाइज हो गया है, तो फिर क्या करेंगे? अगर आपका अकाउंट में पैसे पूरे नंबर्स खत्म हो गए तो फिर यू कैन डू एनीथिंग, आप कार्ड से कहाँ स्वैपिंग करेंगे? इसलिए डीमोनेटाइजेशन आई डोंट रिकमेंड और आई डोंट प्रेफर। ठीक है, तो ये देखिए बैंकों के सिस्टम को आपने समझा कि जो ये पूरा जो एक बुलबुला बनता जा रहा है आगे जाके फूटेगा, तो इससे थोड़ा बच के रहने के कुछ आप उपाय रख लीजिए। मैं मतलब आप कम से कम 8-10 अकाउंट रखिए, हर अकाउंट में आप एक ब्रांच के एक बैंक के एक अकाउंट में 1 लाख से अधिक रुपया मत रखिए सेविंग अकाउंट में। भले आप 20 अकाउंट खोलिए। आपने सुना है कि जब कोई बड़ा धन कुबेर पकड़ा जाता है तो 536 अकाउंट मिले, 680 अकाउंट मिले। किस लिए? क्योंकि जितने ज़्यादा अकाउंट खोलेंगे 1 लाख का वो RBI से उनका सेफ्टी बनती आती है। इसलिए बड़े बड़े धन कुबेर वो हज़ारों अकाउंट होते हैं, अलग अलग नाम से, अलग अलग कंपनियों के नाम से, वो 1 लाख का लिमिट को मैनेज करते हुए अकाउंट खोलते हैं। ठीक, आज का यही टिप है कि आप एक बैंक के अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा लिक्विड मनी मत रखिए, क्योंकि वो कहीं भी आपका सेफ़ नहीं है। इसलिए आप अधिक अकाउंट खोलिए, आप कोई बात नहीं, उसका आपको अगर 10,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा, पर दैट इज़ अ बेटर थिंग। अच्छा, अगले वीडियो में बात करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है और कुछ देखेंगे, पर फिलहाल के लिए इसको ख़त्म करते हैं।